मेरा नाम अंशुमन है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का था। तभी तो जेल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम किया करता था। जेल के अंदर डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और चेहरे पर अचानक पसीना आ गया था। वह लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। फिर मैं 5 घंटे तक। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। वह अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर बुरी तरह से रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके दुख की वजह मैं भी हो सकता हूँ। मैंने कहा कि अब तुम बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद करूं? वह अचानक आंसू साफ करती हुई उठी। मुझे मेरे गिरेबान से पकड़कर उसने अपनी नजरों के सामने किया और कहने लगी, मर्द हो ना तुम? मैंने कहा कि हाँ हूं। तो उसने कहा, तो फिर यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? प्लीज मेरी मदद करो। मैंने कहा कि मैं मर्द जरूर हूं, लेकिन सिर्फ मर्द होना ही काफी नहीं होता है। मैं यहाँ से तुम्हें नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं खुद यहाँ एक मामूली सा सफाई कर्मचारी हूँ जो कि चंद पैसों के लिए यहाँ पर नौकरी करता है। यहाँ पर मेरी कोई औकात नहीं है। सिर्फ औकात है तो एक नौकरी करने वाले की। वह कहने लगी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर मैंने उससे माफी मांग ली। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह औरत दुखों की इतनी भरी हुई थी कि कोई भी गलत कदम उठाने को तैयार थी। मुझे लगा कि शायद वह सुसाइड कर लेगी, लेकिन उसने सुसाइड नहीं की, बल्कि उसने इस दुनिया की एक बहुत ही बड़ी हकीकत से जंग शुरू कर दी। और उसकी कहानी सुनते हुए आज भी मैं हैरान हो रहा हूँ। उसने जो किया उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह जंग जीत गई थी। उसका नाम साक्षी था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक मासूम सी कली होती है जिसको जमाने ने खिलने नहीं दिया। खिलने से पहले ही उसकी ताजगी को खत्म कर दिया, क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ियां थीं और उसे जेल में लाया जा रहा था। मैं सेंट्रल जेल में सफाई कर्मचारी का काम करता था। ये औरतों की जेल थी। मेरी उम्र 22 साल थी। मुझे काम भी बड़ी मुश्किल से मिला था। मैं देखने में बहुत स्मार्ट था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और ना ही मेरी खूबसूरती का कोई भी फायदा था। पर जैसे ही मैंने इस लड़की को देखा, तो मेरा दिल इसी का होकर रह गया था, क्योंकि वह मेरी ही उम्र की थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह नजरें झुकाए हुए चलती आ रही थी। इसके लंबे लंबे बाल थे, कथई रंग की आंखें थी और गोरा रंग था। आसपास की औरतें अपने अपने सेल में खड़ी हुई उसे देख रही थीं। कोई उसे देखकर हैरान था, तो कोई हंस रहा था, लेकिन कुछ औरतें उससे डर भी रही थीं। मैंने बाद में जेल की एक औरत से पूछा कि यह क्या मैटर है? इतनी खूबसूरत लड़की को जेल में क्यों लाया गया है? वह भी इस तरह से जैसे किसी खतरनाक मुजरिम को लाया जाता है। आखिर इस लड़की ने ऐसा भी क्या किया है? यह लड़की तो देखने में बहुत मासूम लग रही है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मक्खी भी नहीं मार सकती। वो औरत कहने लगी कि तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सब लोग क्या मक्खियों को मारने के लिए आते हैं? मैंने कहा कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। उसने कहा कि औरत को कभी भी इग्नोर मत करना। औरत के हजारों रूप होते हैं और सारे ही रूप खतरनाक होते हैं। वो माँ होती है तब भी जिद्दी और इमोशनल होती है। पत्नी बनती है तो बहुत ज्यादा शक्की बिहेवियर की बन जाती है। और दोस्त बनती है तो दोस्तों के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। और बेटी होती है तो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाती है कि सारी दुनिया याद रखती है। इसने भी इसी तरह की एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसलिए तो इसे यहाँ लाया गया है। लेकिन इस लड़की की सजा सिर्फ इस जेल में आना ही नहीं है, बल्कि इसको तो अभी सजा दी जाएगी। इसकी सजा की शुरुआत तो अब होगी। उस औरत ने तो मुझे पूरी बात इस तरह से बताई जैसे वह इसके बारे में सब कुछ जानती है। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने देखा नहीं कि वो कितनी खूबसूरत है? लेकिन वो सच में बहुत प्यारी है। उस औरत ने कहा कि बस फिर उसकी किस्मत बहुत ही खराब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आती है, वह सबसे ज्यादा ही बदकिस्मत होती है। मेरी नौकरी यहाँ जेल में अभी अभी ही लगी थी, इसलिए मैं यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता था और यह भी नहीं जानता था कि यह क्या मैटर है। मैं इस जेल के बाथरूम और वॉशरूम वगैरह साफ किया करता था। वैसे तो मुझे सारी जेल को साफ करने का काम मिला था, लेकिन मेरे साथ और भी लोग मौजूद थे जो जेल के काम किया करते थे और मैं नया था, इसलिए मेरी ड्यूटी
बाथरूम और वॉशरूम को साफ करने के लिए लगा दी गई थी। मैं बहुत हैंडसम था और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी क्योंकि गरीब था, इसलिए अब भी शादी नहीं करना चाहता था। अभी मैं अपने पहले हालात बेहतर कर लेना चाहता था। एक दिन मैं जेल का बाथरूम साफ करने लगा तो बाथरूम के अंदर मुझे एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। शायद वह नहाने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर सख्त पहरा था। कोई नहाने के बहाने या बाथरूम के बहाने से भाग नहीं सकता था। ये सेंट्रल जेल थी, कोई मजाक नहीं था। मैं पीछे हट गया और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो। मुझे माफ कर दीजिए। उसने अभी नहाना शुरू नहीं किया था। बस वो बाथरूम में बैठकर ना जाने क्या-क्या सोचकर रो रही थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बाथरूम से निकल जाती हूँ। तुम अपना काम कर लो। वह बाथरूम से निकलकर दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। वह मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज मुझे लगातार सुनाई दे रही थी। शायद वह रो रही थी। मैंने जब उसे रोते हुए सुना, तो उससे कहा कि मैं बाथरूम बाद में साफ कर दूंगा। मुझे इतनी जल्दी नहीं है। पहले आप अपना काम कर लो। थोड़ी देर के बाद उसके मुंह से आगे निकलने लगी। मैंने कहा कि क्या हुआ है आपको? तो वह कहने लगी कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने कहा कि क्यों, ऐसा क्या हो गया है? उसने कहा कि मैं तुम्हें बताकर क्या करूं? तुम आखिर क्या कर लोगे? मैंने कहा कि बस, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। पता नहीं मैं भी क्यों आपसे ये सवाल पूछ बैठा। मैं हर किसी से तो ऐसा सवाल नहीं करता, लेकिन आप मुझे अच्छी लगी हो, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि आप क्यों रो रही हो। मुझे क्या? मैं तो यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया था। अच्छा, कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है, वो लड़की तो किसी को भी अच्छी लग सकती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। मैं पता नहीं क्यों वहां पर खड़ा हुआ था। उसका नाम साक्षी था। वह जेल में अभी कुछ दिनों पहले ही आई थी। मैं पता नहीं वहां पर क्यों खड़ा था और उसके सामने कंफ्यूज भी हो रहा था, और फिर वहां से मैं चला गया। रात के टाइम पर मैं बैठा हुआ था, तभी अचानक मुझे हलचल महसूस हुई। मैं यहीं पर सोया करता था क्योंकि मेरा कोई घर नहीं था, और ये नौकरी मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे रहने के लिए जगह भी मिल रही थी और खाने के लिए खाना भी। मैंने देखा कि रात के टाइम पर किसी लड़की की चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। वह कोई लड़की थी और कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मत लेकर जाओ। मैंने सोचा कि शायद किसी को फांसी के लिए लेकर जाया जा रहा है, लेकिन आधी रात के टाइम पर तो किसी को फांसी नहीं दी जाती। लेकिन औरत को फांसी देने वाले बहुत कम केस इस जेल में होते थे, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन मेरे अंदर एक इंटरेस्ट सा जागने लगा था और मैं उस आवाज का पीछा करने लगा था। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे देखना है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर के बाद मैं यह देखकर हैरान रह गया कि ये आवाज जेल के बड़े ऑफिसर के केबिन से आ रही थी। लेकिन उस टाइम तो ऑफिसर साहब अपनी ड्यूटी पर होते थे। आज वह इस टाइम पर अपने केबिन में क्या कर रहे थे? और आवाज किसी लड़की के रोने और चिल्लाने की आ रही थी। वह लड़की बहुत सिसक सिसक कर रो रही थी। केबिन का दरवाजा भी अंदर से बंद था। आवाज से ही लग रहा था कि यह लड़की बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आवाज भी खूबसूरत थी। मुझे लग रहा था कि यह आवाज साक्षी की है, क्योंकि आज मैंने उससे बातें की थी। लेकिन वह यहाँ पर कैसे हो सकती थी? वह तो इस टाइम अपनी सेल में होगी। फिलहाल मैं यहाँ से चला गया था, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा जासूसी नहीं कर सकता था। सुबह हुई तो फिर से वह बाथरूम में बैठी हुई रो रही थी। वह सुबह सुबह ही आकर बाथरूम में बैठ जाती थी और बुरी तरह से रोने लग जाती थी। मैं सुबह बाथरूम साफ करने के लिए इसीलिए चला जाता था, क्योंकि इस टाइम पर बाथरूम में कोई नहीं होता था और मैं अपना काम आसानी से कर लिया करता था। पर वह पहले से ही वहां पर बैठी हुई होती थी और जोर जोर से रो रही होती थी। इस बार मैंने उसे कह दिया कि तुम्हें नहाना है तो जल्दी नहाकर बाथरूम से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मुझे बाथरूम साफ करना है। मेरी बात सुनकर वह गुस्सा करने लगी थी। उसने कहा कि तुम्हें जल्दी की पड़ी हुई है, इधर मेरी जिंदगी रोज तबाह हो रही है। मैंने उसे कहा कि जो एक बार जेल में आ जाता है, उसकी जिंदगी तबाह ही हो जाती है, और जेल में आने वाला इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करके ही आता है जिसकी वजह से उसे जेल में कैद किया जाता है। तुम्हारी जिंदगी अभी तबाह नहीं हुई है। तुम भी तो किसी की जिंदगी तबाह करके ही जेल में आई हो।
उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने किसी की जिंदगी तबाह की है जब मैं इस जेल में आई हूँ। मैंने कहा, तो फिर क्या यहाँ तुम ट्रिप पर आई हुई हो या फिर कोई ना कोई कांड करने के बाद ही आता है। वह मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी, जबकि मैं उससे बहुत प्यार से और तमीज से बात कर रहा था। फिर मैंने भी उसकी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ही दिया। वह बाथरूम से उठकर चली गई। ठीक तरह से अपने कपड़े भी समेट कर नहीं गई थी। मैं जब बाथरूम साफ करने लगा, तो मैंने देखा कि वहां बाथरूम में फिटकरी के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। शायद वो फिटकरी को इस्तेमाल करती थी, लेकिन फिटकरी का आखिर क्या कर रही थी? भला इसका इस्तेमाल भी किस तरह से किया जाता है? मैंने फिटकरी पहले भी कई बार इस बाथरूम में देखी थी और हर बार मैं इसी बाथरूम में फिटकरी देखा करता था। शायद ये साक्षी ही रख देती होगी। मैं उसको साइड पर रख देता था, क्योंकि सुना था कि इसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और कभी कभी तो मुझसे कुछ औरतें पूछती थीं कि तुम बाथरूम की सफाई करते हो तो फिटकरी निकालकर क्यों नहीं फेंकते। मैं उनको बता देता था कि पहले से ही मुझे यह मिलती है। मुझे नहीं पता कि यह फिटकरी कौन रखता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि फिटकरी का क्या इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर किसी को भी बाहर की लाई हुई चीजें नहीं दी जाती थी। ये जेल थी, कोई ड्राइंग रूम या घर नहीं था। यहाँ अगर किसी के चोट लग जाती थी, तो उसे इलाज के लिए भेजा नहीं जाता था, बल्कि उसके लिए डॉक्टर की पूरी टीम खुद जेल में जाकर उसका ट्रीटमेंट किया करती थी। जेल के अंदर ही एक हिस्सा बनाया गया था, जहां पर जेल के कैदियों का इलाज किया जाता था। लेकिन फिटकरी का आखिर क्या किया जाता था, और यह फिटकरी बाथरूम में कौन रखता था? मैं साक्षी का भी डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता था, क्योंकि जेल में तो काफी सारी औरतें और लड़कियां थीं। मैं आते जाते साक्षी को देखा करता था। वह भी अपनी बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखों से मुझे देख रही होती थी। सब लोग न जाने क्यों उससे दूर रहते थे। कोई उसके पास नहीं बैठता था और ना ही कोई उससे ज्यादा बातचीत करता था। वह अकेली ही बैठकर खाना खाया करती थी। कोई उसे किसी तरह के काम के लिए भी नहीं कहता था। लेकिन रात होती तो मुझे बड़े ऑफिसर के केबिन से चीखने की आवाजें आती थीं। अब मैंने उसकी आवाज को अच्छी तरह से पहचान लिया था, और फिर वह सारा दिन उदास रहती थी और रोती रहती थी। एक दिन मैंने उसी औरत से दोबारा पूछ लिया कि आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है। मैं साक्षी की पूरी जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर वह ऐसा बिहेव जेल के अंदर क्यों करती है। ये औरत यहाँ पर काफी सालों से थी और यहाँ जेल के लोगों के बारे में काफी कुछ जानती भी थी। यह मेरी माँ की उम्र की थी और मुझे हमेशा बेटा बेटा कहकर पुकारती थी। वह मुझसे कहती थी कि तुम मेरे बेटे की तरह हो। मेरा जवान बेटा भी तुम्हारी उम्र का था, लेकिन मेरे बेटे को जान से मार दिया गया था, और उसी का बदला लेने के बाद मैं यहाँ जेल में आ गई। वह मुझे अपने बेटे का नाम लेकर पुकारती थी, और वह कहती थी कि तुमसे बात करने के बाद मुझे अपने बेटे की याद आ जाती है। मेरा जेल में सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रहता था, इसलिए सारी औरतें और लड़कियां मुझसे अच्छी तरह से बातचीत करती थी। यहाँ तक कि जितने भी सफाई कर्मचारी मेरे साथ काम करते थे, वह सब भी मेरे साथ अच्छा बिहेवियर रखते थे। यह औरत इस जेल की सबसे बूढ़ी कैदी थी। मैंने उससे पूछा कि साक्षी की क्या कहानी है। शायद उसकी स्टोरी के बारे में आपको पता हो। उसने आपको अपने बारे में सब कुछ बताया हो, या फिर आप उसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानती हो। उसने कहा कि हाँ, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता तो है। मैंने उनसे कहा कि माँ जी, मुझे साक्षी की पूरी स्टोरी सुननी है। वह मेरे पास बैठकर मुझे साक्षी की स्टोरी सुनाने के लिए बैठ गई थी, और फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद तो मुझे भी साक्षी से डर लगने लगा था। उन्होंने मुझे बताया कि साक्षी बहुत खूबसूरत, इंटेलिजेंट और बहुत कम उम्र की लड़की है, और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। साक्षी एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और साक्षी से कोई और लड़का शादी करना चाहता था। साक्षी ने उस लड़के की मोहब्बत को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उस लड़के ने साक्षी से कहा कि मैं कभी तुम्हें किसी दूसरे लड़के से शादी करने नहीं दूंगा। पर साक्षी ने उस लड़के की बात को सीरियस नहीं लिया था। साक्षी ने सोचा कि शायद उस लड़के ने जो बात कही थी, वो सिर्फ गुस्से में कह दी थी। वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। साक्षी की शादी उसकी पसंद के लड़के के साथ हो रही थी,
और शादी के लास्ट मोमेंट पर वो लड़का बहुत सारे लोगों को लेकर आ गया और उसने वहां पर आते ही साक्षी को किडनैप कर लिया और उसके पेरेंट्स और उसके होने वाले पति की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मैंने कहा कि उस लड़के ने साक्षी को किडनैप कर लिया और उसके माता-पिता की और उस लड़के की भी हत्या कर दी जिसके साथ उसकी शादी होने जा रही थी। तो किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं उठाया? हालांकि वहां पर बहुत सारे मेहमान होंगे और फिर इसमें तो साक्षी की कोई गलती नहीं थी। फिर साक्षी को जेल में क्यों डाल दिया गया? ये सुनकर तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी होने जा रही थी और उस बेचारी के पति और उसके माता-पिता की हत्या कर दी गई। उस बेचारी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था जिससे वह प्यार करती थी। वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। जाहिर सी बात है इंसान बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा होता है। उसने कहा कि वह लड़का साक्षी को अपने घर ले गया और वहां उसकी इज्जत के साथ खेलने के बाद उसने उसे छोड़ दिया। उस लड़के को भला कैसे सजा दी जाए, क्योंकि वह तो अभी इस दुनिया में ही नहीं रहा। मैंने कहा कि फिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि उस लड़के को तो साक्षी ने मार दिया। साक्षी ने उसकी हत्या ही नहीं की, बल्कि उसके साथ इतना गलत किया कि मैं भी तुम्हें बता नहीं सकती। लोगों के दिमाग से मैटर कभी नहीं निकलेगा। जब उस लड़की ने साक्षी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के बाद और उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह करने के बाद उसे छोड़ दिया, तो वह एक दिन रात के टाइम पर उस लड़के के घर चली गई। वह समझा कि हार मानकर अब मेरे पास आ गई है और अब वह खुद अपने मुंह से उससे शादी करने के लिए कहेगी। लेकिन साक्षी के इरादे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। तुम्हें नहीं पता बेटा, साक्षी ने उस लड़के का बहुत बुरा हाल किया, इसलिए तो यहाँ के सारे लोग उससे डरते हैं। तुम्हें नहीं पता, एक कम उम्र की लड़की बहुत ही चालाक है, क्योंकि अब उसको किसी बात का डर नहीं है। इसकी इज्जत भी जा चुकी है। पहले तो इस बेचारी की इज्जत खराब हो गई थी, लेकिन अब हर रोज वह अपने शरीर को किसी की हवस का निशाना बनाती है। मैंने कहा, लेकिन अब वह किसकी हवस का निशाना बनती है? उन्होंने बताया कि यहाँ पर बड़े ऑफिसर जो रात की ड्यूटी देते हैं, वह इस बेचारे की खूबसूरती का रोज फायदा उठाते हैं और सारी रात वह इसकी इज्जत के साथ खेलते हैं। यह तो मुझे भी पता था कि ऑफिसर बहुत ही गलत आदमी है। इसकी नजर बहुत गंदी है। पता नहीं किसने इसको पुलिस वाले की नौकरी दे दी थी, लेकिन यह नहीं पता था कि बेचारी साक्षी रोज उसकी हवस का शिकार बनती थी। उस बेचारी का तो जेल में भी जीना दुश्वार था। मैंने कहा कि सच में साक्षी के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसकी कहानी बहुत दुख भरी है मेरे लिए, उसके दिल में बहुत ज्यादा एहसास भर गया था। मैं साक्षी को पसंद कर बैठा था। लड़के की कहानी सुनने के बाद शायद मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कभी नहीं करता, लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा था और मैं यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस औरत ने मुझे बताया कि साक्षी ने पहले दिन ही तुम्हें देख लिया था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि साक्षी को जेल के अलावा कहीं और भेजा जा रहा था, पर कुछ ऐसा हुआ कि उसे वहां जाने से रोक दिया गया और यहीं पर उसकी जगह बना दी गई। लेकिन जगह तो साक्षी के दिल में तुम्हारे लिए भी बन गई थी। मैंने कहा, माँ जी, उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बनी है। अगर जगह बन गई होती तो वह सब कुछ ना करती। उसके दिल में सिर्फ बुराई का ही इरादा है। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, उस बेचारे के साथ गलत किया जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं भला? हम तो यहाँ के कैदी हैं। हम उस बड़े ऑफिसर के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि एक इंसान को उसकी गलती की सजा देने के लिए उसे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन उसके साथ फिर रोज रात को कुछ ऐसा किया जाए जिससे वह हर रोज तड़पे। उसे सजा के ऊपर भी एक और सजा दी जाती है। उन्होंने कहा कि न जाने ऐसे कितने सारे जेल हैं जहां पर लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है। यह जेलों में कैद औरतें दो लोगों के लिए आसान शिकार होती है। इनके आगे पीछे कोई नहीं होता, इसलिए इन्हें खामोशी से ही अपनी जिंदगी पर बात करनी पड़ जाती है। यह बेचारी पहले ही अपनी जिंदगी से तंग आकर यहाँ सजा काटने आई होती है और फिर यहाँ पर भी उन्हें डबल सजा दी जाती है। और मैं तो खुद प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी जवान और खूबसूरत लड़की कभी जेल में ना आए। इससे अच्छा तो वह सुसाइड ही कर ले। कम से कम उसे सुकून तो मिल जाएगा। यहाँ पर तो आने वाले की जिंदगी और ज्यादा बुरी हो जाती है। तुम्हें क्या बताऊं बेटा, यहाँ पर हर जगह सिर्फ जख्म ही जख्म है
और इन जख्मों को बर्दाश्त करती हुई यह औरतें हैं। इनके चेहरे ध्यान से देखो। इन्होंने कोई पाप किया होगा, कोई गलती की होगी, तभी तो यहाँ पर सजा काटने के लिए आई है। लेकिन जो ये सजा काट रही है तो ये तो इससे भी बड़ा अत्याचार है ना, कि इनके साथ और ज्यादा कुछ बुरा किया जाए। ये तो पहले ही अपनी सजा भुगत रही है। ये बेगुनाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इनके साथ हो रहा है वह बहुत ही बुरा हो रहा है। यहाँ के ऑफिसर को तो सिर्फ यही काम है, एक के बाद एक खूबसूरत लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाता रहता है। एक दिन कभी बेचारी साक्षी को आराम नहीं मिल पाता। मैं दिल में सोचने लगा, तभी तो मुझे रोज रात को साक्षी के रोने की आवाज आती है। फिर 2-3 दिन मेरा साक्षी के साथ सामना नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन फिर वही हुआ। वह बाथरूम में थी और रो रही थी। मैं फिर से पीछे हटकर खड़ा हो गया। आज उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, मेरा एक काम कर सकते हो। मैंने कहा हाँ बताओ क्या काम है। मैं तो उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार था। अगर मैं उसकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। उसने मुझसे कहा कि मुझे फिटकरी ला दो। मैंने कहा कि तुम्हें फिटकरी का क्या करना है। उसने कहा तुम्हें नहीं पता फिटकरी का क्या होता है। मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि फिटकरी से नहाया जाता है ताकि शरीर की सारी थकावट उतर जाए। अगर गर्म पानी में फिटकरी को मिलाकर नहाया जाए तो शरीर की सारी थकावट दूर होने के साथ साथ शरीर पर लगे हुए जख्म भी ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें फिटकरी लाकर दे दूंगा। उसने कहा लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर पैसों के बदले तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो फिर तुम मुझे क्या दे सकती हो। उसने कहा एक औरत के पास मर्द को देने के लिए काफी कुछ होता है। मैं उसकी बात को समझ गया था। मैंने उससे कहा कि मैं इस टाइप का बिल्कुल भी नहीं हूँ। आइंदा मुझसे इस तरह की कोई बात मत करना और ऐसी बात कभी भी अपने दिमाग में मत लाना। मैं तुम्हारे लिए अच्छी फीलिंग्स रखता हूँ, तुम मुझे सबकी तरह मत समझना। मैंने गुस्से में उसे ये बात कही थी और उसने अचानक मुझे हैरान होकर देखा था। वह मेरी आंखों में देख रही थी। उस टाइम वह जिस तरह से कपड़ों में थी, उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था। मैं भी उसकी तरफ देखना चाहता था, लेकिन उसका ऐसा हाल देखकर मैंने अपनी नजरें चुरा ली थी, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। उसके बारे में मैं अपने दिल में बुरी तरह का कोई ख्याल नहीं ला सकता था और ना ही मैं उसके साथ कुछ बुरा करना चाहता था। उसे कोई तकलीफ भी नहीं देना चाहता था। मैं तो उसकी हेल्प करना चाहता था। मैंने उससे कहा कि पहले ही मोहब्बत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। उसने मुझसे कहा कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती थी और ना ही वह मुझसे मोहब्बत करता था। अगर वह मुझसे प्यार करता होता तो इस तरह से मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं करता। वह तो सिर्फ मुझे हासिल करना चाहता था, इसलिए जिद में आकर उसने मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार कर दिया। मैंने कहा हाँ, मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुनी है, तुम फिक्र मत करो। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। कल को ही मैं तुम्हें तुम्हारी चीज लाकर दे दूंगा। मैं बाजार से उसके लिए फिटकरी लेकर आया तो उसने कहा यह तो बहुत कम है, मुझे और चाहिए। मैंने कहा कि दुकान वाला तो कह रहा था कि इसका एक टुकड़ा ही काफी होता है। तुम इतने ढेर सारी फिटकरी का आखिर क्या करोगी। उसने कहा कि बस तुम मुझे फिटकरी लाकर दे दो। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे तो पहले ही बता देते। वह फिर से गुस्सा हो गई थी। हर बात पर वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। जाहिर सी बात है उसकी हालत ही ऐसी थी। मैं उसकी कंडीशन समझ सकता था। मैंने उससे कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें और फिटकरी लाकर दे दूंगा। और अगले दिन मैं उसके लिए ढेर सारी फिटकरी लेकर आया। वह फिटकरी देखकर बहुत खुश हो गई थी। यहाँ पर शायद साक्षी के अलावा और कोई फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करता था। साक्षी ने बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में फिटकरी मंगवाई थी। पता नहीं फिटकरी के साथ ऐसा क्या करना चाहती थी। मैंने देखा था कि बड़े ऑफिसर साहब आजकल बहुत खुश नजर आ रहे थे और सारा दिन बड़ी एनर्जी में रहते थे। किसी के साथ गलत काम करके उसकी जिंदगी को बर्बाद करके यह इंसान कितना खुश और आराम से था। मेरी नजर में तो यह इंसान मेरे लिए दुश्मन बन गया था। कभी कभी मेरा मन करता था कि जो मेरे हाथ में झाड़ू है इसको मैं इसके सिर पर दे मारूं, बल्कि मैं इसको जान से मार दूं और इस दुनिया से ही गायब कर दूं, ताकि यह कमीना कभी भी फिर किसी लड़की की इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करे।
साक्षी से मुझे बहुत ज्यादा प्यार होने लगा था। मैं जितना उससे दूर होने की कोशिश करता था, वह उतना ही मेरे दिल के करीब आ रही थी। मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी और अब मेरी यह मोहब्बत बहुत पक्की होती जा रही थी। मैं चिल्ला चिल्लाकर सबको बताना चाहता था कि मैं साक्षी से प्यार करता हूँ। वह जैसी भी है, जो भी है, मैं उसे अपना बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे सारी जिंदगी अपना बनाना चाहता हूँ, उसे नई जिंदगी देना चाहता हूँ। लेकिन ना जाने मेरी ये कैसी मोहब्बत थी। मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया था। वह एक जेल की कैदी थी और मैं एक मामूली सा आदमी था जो कुछ भी नहीं कर सकता था। हमारी मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं होने वाला था। एक दिन मैंने उसे देखा तो वह बहुत रो रही थी। मैंने कहा कि यह सब तुम्हारे साथ उस ऑफिसर ने किया है ना? वह कहने लगी, हाँ, और तुम भी तो मर्द हो, तुम भी तो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद सच में नहीं कर सकता। मैं मर्द तो हूँ, लेकिन वो पुलिस वाला है और मैं यहाँ पर काम करने वाला एक मामूली सा कर्मचारी हूँ। मैं कैसे उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता हूँ? उसने कहा कि किसी के मुकाबले में खड़ा होने के लिए उसके साथ या उसकी पोस्ट पर होना जरूरी नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, तो उसने मुझे झटक कर छोड़ दिया और कहा कि फिर तुम क्या सोचते रहते हो? एक तरफ तो लोगों से कहते फिरते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और दूसरी तरफ तुम मेरी हेल्प भी नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा फिर बताओ तुम क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं। जो मैं चाहती हूँ वह तो बहुत मुश्किल है और मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचती थी और उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ना जाने वह अपने दिमाग में ऐसे कौन से प्लान बनाती रहती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अब सारा सारा दिन खामोश रहने लगी थी। अभी तक उसने किसी से बात तक नहीं की थी। कभी कभी उसकी बात माँ जी से हो जाती थी और वह भी मुझे बताती थी कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें साक्षी अच्छी लगती है। मेरे अलावा शायद तुमने किसी और से भी ये बात कही है। ये बात साक्षी तक पहुंच गई है। मैंने कहा कि फिर उसने क्या सोचा है? माँ जी ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं कहा, बस वह खामोश रहने लगी है और इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही है। सबको पता चल चुका था कि रोज रात को साक्षी को ऑफिसर के केबिन में बुलाया जाता है। बल्कि वहां की कुछ औरतें तो उसे बहुत खुशकिस्मत कह रही थीं और कुछ लोग कहते थे कि उस बेचारी पर बड़ा जुल्म होता है। साक्षी ऑफिसर की हरकतों से तंग रहने लगी थी। सिर्फ साक्षी ही नहीं, इस जेल में जो भी खूबसूरत और कम उम्र की लड़की आती थी, उसके साथ यही सब किया जाता था और वह ऑफिसर किसी भी तरह से हर लड़की का फायदा उठा लिया करता था। शायद माँ जी ने ठीक कहा था कि उन औरतों के आगे पीछे कोई नहीं होता था उन बेचारी जवान लड़कियों को बचाने के लिए, और वो खुद भी अपने आप को किस लिए बचाती? उनको तो पहले ही यहाँ पर फेंक दिया गया है। मुझे तो इस ऑफिसर की शक्ल से ही अब नफरत होने लगी थी। एक लंबे से कद का काला सा और मोटा सा आदमी चलता हुआ जब जेल के अंदर चेकिंग करने आता था, तो मुझे वो दुश्मन नजर आता था और मैं सोचता था कि यह कानून का रखवाला नहीं, बल्कि यह तो इस धरती पर बोझ है जिसको इस धरती से खत्म कर देना चाहिए। और सबसे ज्यादा परेशान मैं इस बात से था कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, वो उसी की इज्जत के साथ खेल रहा था। दिन रात में जलता रहता था, सोचता रहता था कि मैं क्या करूं और किस तरह से साक्षी की मदद करूं। जब वह सुबह सुबह बाथरूम में नहाने के लिए आती और अपने साथ हुए अत्याचार पर बाथरूम में बैठकर आंसू बहाती थी, तो मुझे उस पर बहुत अफसोस होता था। अब मैं उस बेचारी को और ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कुछ ऐसा करके ही रहूंगा कि साक्षी इस जेल से रिहा हो जाए और इस ऑफिसर की काली करतूत भी सबके सामने खुलकर आ जाए। आज मैंने अपने दिल को बहुत पक्का किया और मुझे आज रात का इंतजार था। जब रात हुई तो आधे घंटे के बाद साक्षी को ऑफिसर के केबिन में बुलाया गया था। मैंने जेल के ही एक कर्मचारी से मोबाइल ले लिया था, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल नहीं था। आज मुझे इस ऑफिसर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना था। वह साक्षी की इज्जत के साथ खेल रहा था। वह बेचारी चिल्ला रही थी। यह इंसान बहुत जालिम आदमी था। साक्षी की इज्जत के साथ खेलने के साथ साथ यह इंसान उसको मारता पीटता भी था और वह औरत को एक खिलौना समझ रहा था। मैं यह सब चोरी चुपके अपनी आंखों से देख रहा था
क्योंकि खिड़की के दरवाजे पर पहले ही मैंने बंदोबस्त कर दिया था। मैं वहां पर खड़ा होकर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सारी वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। ऐसी वीडियो बनाते हुए मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि साक्षी को बचाने का मेरे पास एक ही तरीका था। वह बेचारी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। आज रात मैं उसे नहीं बचा सकता था और दिल में सोच रहा था कि बस, साक्षी, आज रात सब कुछ बर्दाश्त कर लो। कल के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। मुझे अपने अंजाम की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। अगले दिन मैंने जेल की बड़ी जेलर, जो कि एक औरत थी, उनको यह वीडियो दिखा दिया और मैंने उनसे कहा कि ऑफिसर साहब यहाँ पर ड्यूटी करने के बजाय खूबसूरत और कम उम्र की लड़कियों के साथ यह काम करते हैं। ये सब देखने के बाद तो पूरा पुलिस स्टाफ हिलकर रह गया था, क्योंकि यह वीडियो मैंने जेल की एक औरत जेलर को दिखाई थी, जो एक औरत की तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकती थी। मैं चाहता तो यह वीडियो लीक कर सकता था, लेकिन वीडियो में जो लड़की थी मैं उससे प्यार करता था। उसकी इज्जत के साथ पहले ही काफी खिलवाड़ हो चुका था। मैं अब और ज्यादा उसके शरीर की नुमाइश नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने एक औरत को ही वीडियो दिखाने का यह फैसला किया था। जेलर मैडम ने मेरी बहुत मदद की थी। एक औरत की इज्जत की खातिर उन्होंने साक्षी को जेल से बाहर निकलवा दिया। और तो और साक्षी के साथ जो कुछ भी किया गया था, उसके बयान लिए गए। ऑफिसर को तो फांसी का हुक्म दे दिया गया था, क्योंकि उसके लिए जेल में रहने की सजा काफी नहीं थी। उसकी नौकरी तो उससे पहले ही छिन चुकी थी, यहाँ तक कि अब उसकी जिंदगी भी उससे छिनने वाली थी। साक्षी को उम्मीद ही नहीं थी कि मैं उसका इस तरह से भी साथ दे सकता हूँ। जेल से रिहा होने के बाद मैंने भी वह सफाई कर्मचारी वाली नौकरी छोड़ दी थी। साक्षी ने मुझे बताया कि मैं पहले ही प्लानिंग कर चुकी थी कि मुझे क्या करना है। इस ऑफिसर के साथ उसने मुझे बताया कि तुम्हें याद है, मैं तुमसे फिटकरी मंगाया करती थी इन दिनों ऑफिसर के कमरे में। मैं खुशी खुशी खुद ही जाने लगी थी। तभी तो वह इतना ज्यादा खुश रहने लगा था। उसे लगता था कि मुझे अपना शरीर उसके हवाले करने का खुद ही शौक जाग उठा है। मैं उसको बड़े प्यार से रोज पानी में फिटकरी मिलाकर दे रही थी। ज्यादा क्वांटिटी में पानी में फिटकरी मिलाकर पीने से उसकी मौत हो जाती। इसलिए मैं तुमसे फिटकरी मंगवाती थी, और जो रात भर मेरे साथ वो दरिंदा मेरे शरीर के साथ खेलता था, उससे मेरे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती थी। वह मुझे मारता पीटता था, मेरे साथ बहुत अत्याचार करता था, जिससे मेरे शरीर पर चोट के जख्म के निशान हो जाते थे। फिटकरी के पानी से नहाने से वह जख्म भी ठीक हो जाते थे, और तो और उन जगहों में इन्फेक्शन भी नहीं होता था। फिटकरी बहुत सारे कामों में आती है। फिटकरी का ज्यादा सेवन करने से इंसान की मौत भी हो सकती है। अगर किसी को पानी में मिलाकर फिटकरी पीने के लिए रोज लगातार दी जाए, तो वह डाइजेशन खराब होने की वजह से मर भी सकता है। मैं कुछ ऐसा ही करने वाली थी। ज्यादा क्वांटिटी में उसको पानी में मिलाकर अगर फिटकरी दे देती, तो शायद वह कमीना आदमी मर जाता। मैं रोज धीरे धीरे अपने इस प्लान को कामयाब करना चाह रही थी, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद भगवान ने मुझे इस गलत काम से अब की बार रोक लिया था, और तुमने मेरी मदद कर दी। सुबह जब मैं रोज बाथरूम में नहाने के लिए आती, तो रात को मेरे साथ जो भी होता था, उसके बारे में सोच सोचकर मैं रोती रहती थी और सोचती थी कि मैं कितने अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। एक इंसान ने मेरी जिंदगी को कितना बदल कर रख दिया। मेरी फैमिली को खत्म कर दिया। जिससे मैं प्यार करती थी, उसे भी इस दुनिया में जीने नहीं दिया, और खुद ने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया। साक्षी ने बताया कि जिस लड़के ने उसके पेरेंट्स और उसके होने वाले पति की हत्या की थी, साक्षी ने उसे खिड़की से धक्का दे दिया था, और ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब की बार भी साक्षी कुछ ऐसा ही बात करने जा रही थी। हो सकता था कि अगर साक्षी ऐसा कर लेती, तो उसकी सच्चाई जेल में सब लोगों के सामने खुलकर आ जाती। तो अब की बार उसे सजा ए मौत भी हो सकती थी। लेकिन भगवान भी चाहता था कि उसने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, अब वो कुछ खुशी के दिन भी देख ले। मैं साक्षी को बहुत दूर लेकर चला गया। साक्षी के साथ मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और अपनी पुरानी कहानी को भूलना चाहते हैं। मैंने साक्षी को अपनी पत्नी बनाकर
एक बहुत अच्छा काम किया। साक्षी मेरी जिंदगी में है, तो मेरी जिंदगी भी बहुत आसान है। वो एक बहुत अच्छी हमसफर साबित हुई है और उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत हंसी-खुशी गुजर रही है और भगवान की कृपा से हम दोनों पति-पत्नी एक दूसरे के सुख-दुख के साथी बन गए। हम दोनों ने शादी कर ली और जिस शहर में हम रहते हैं, यहाँ पर हमें कोई नहीं जानता। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जेलर मैडम का, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।